वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक इंसान ने 300 करोड़ की वैल्यूएशन बनाई 2024 में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंस मैकमैन की, जिन्होंने अपने पापा से कंपनी खरीद कर इस कंपनी को इतना बड़ा कर दिया कि आज के टाइम पे WWE का नाम हर कोई जानता है। विंस ने WWE को बनाने में क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, क्या क्या उन पे एलिगेशंस लगे, ये सारी चीज़ें मैं 6 पार्ट्स के अंदर कवर करूँगा। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम जानेंगे विंस मैकमैन की कहानी मेरी ज़बानी में। तो विंस मैकमैन, जैसा कि नाम आप जानते हैं, रेसलिंग प्रमोटर हैं और अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर में भी इनका नाम आता है। इनके साथ बड़े बड़े विवाद हुए हैं, चाहे वो आप कह लो ब्रैड द हिटमैन हार्ट को धोखा देना, अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीजी करना, एलिगेशंस लगे हैं, इन्होंने रेप्स किए हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इन पर थोपी गई हैं और एलिगेशंस की तो भरमार है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में विंस मैकमैन इंटरव्यूअर को बता रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है इंटरव्यूअर का कि आप कौन हो, जिस पे विंस मैकमैन बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता है मैं कौन हूँ। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा, क्योंकि विंस मैकमैन जैसा कैरेक्टर एक अलग चीज़ है। विंस मैकमैन मुझे रियल लाइफ में भी बंदा कभी समझ नहीं आया है। मैंने इनके बारे में जितना पढ़ा है, जितना समझने की कोशिश करी है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि विंस मैकमैन कौन है और क्या है, क्योंकि इस बंदे ने एंटरटेनमेंट के नाम पर अपनी पूरी फैमिली को लगा दिया दांव पर। आप कोई सोच सकता है कि एंटरटेनमेंट के नाम के लिए कौन अपनी पूरी फैमिली को लाना चाहेगा, पर यह बंदा अपनी पूरी फैमिली को ले आता है। तो ये चीज़ इसको दिखाती है कि भाई इस बंदे के लिए एंटरटेनमेंट की सब कुछ है, बाकी सब चीज़ें जाए भाड़ में, जो उसको सही लगता है वही ये करता है। तो आज हम जानेंगे विंस मैकमैन ने कैसे और कहां से शुरू करा, कहां से उनको यहां पे आने का सफर था। तो विंस मैकमैन के पापा आपको पता ही है, विंस मैकमैन सीनियर। तो विंस मैकमैन जो बताते हैं कि वह बचपन में 11 साल तक तो अपने पिता से मिले ही नहीं थे, क्योंकि उनकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी और मजबूरन उनको अपने स्टेप फादर के साथ रहना पड़ा। और वो फादर इतने क्रूर थे कि मुझे डेली मारते थे और मेरा मार मार के कचूमर निकाल देते थे। बट 11 साल बाद मैं अपने फादर से मिला तो मैं देखा कि मेरे फादर एक रेसलर प्रमोटर हैं। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे लाइफ में यही बनना है, मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। और उस टाइम पे जो रेसलिंग होती थी वो हर जगह, हर स्टेट में, हर एक राज्य में होती थी, तो सबके अपने अपने बटे हुए थे। मेरे फादर को जो मेरे हिस्सा मिला था वो न्यूयॉर्क साइड का मिला हुआ था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता था। तो एक दिन वहाँ पे अनाउंसर नहीं आया था तब, तो वहाँ पे जो मेरे पापा की बहस चल रही थी अनाउंसर से, तो मेरे पापा सिक्के खनका रहे थे और उन्होंने बोला कि जाओ आज के अनाउंसिंग तुम करोगे। एंड दैट्स उससे ही मुझे ब्रेक मिला रिंग अनाउंसर का। तो हर जगह मैं अनाउंसिंग करता था, मैं धीरे धीरे कमेंट्री भी करने लग गया। वहाँ पर लोगों को मज़ा आने लगा, मैं कोई भी सवाल उनसे डायरेक्ट पूछ लेता था, पीछे से कुछ भी बोल देता था, सब खुश थे। पर एक दिन मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मैं कंपनी बेच रहा हूँ एंड मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ पे इनको खरीद लेना चाहिए। तो मैंने अपने फादर को कहा कि मैं कंपनी खरीदना चाहता हूँ। उसमें उनके पार्टनर भी थे और मैंने बोला कि मैं पैसे ऐसे टुकड़े टुकड़े में दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो सारी कंपनी आपकी। अरे लोग इसमें एग्री हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क तो मेरा ही था। एंड धीरे धीरे करके मैंने रेसलिंग को अपना बनाया और धीरे धीरे करके उनके सारे पैसे चुका दिए, जिससे मेरे फादर काफ़ी खुश हो गए। अब मैं जो था वो हर जगह जाना चाहता था, मैं किसी के एक जगह पे नहीं खेलना चाहता था। तो मैं हर जगह अपनी प्रमोशन कर रहा था, जिसके बाकी जो सारे प्रमोटर थे वो नाराज़ हो गए थे। मेरे पापा को बोलते थे कि ये गलत चीज़ है, तुम्हारा का गलत कर रहा है, हमसे मार देंगे, काट देंगे, जिससे मेरे पापा बहुत डर जाते थे। बट मैंने किसी की परवाह नहीं करी और मैं चुपचाप जाकर उन्हीं के सब कॉन्टिनेंट में जाके खेलना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ के उनके टॉप के सुपरस्टार उठाने शुरू कर दिए और जिससे मेरी कंपनी और अच्छे चलने लग गई। और ये मुझे लगता था कि ये जेन्युइन तरीका है, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे स्टार्स को लेके जा रहा हूँ, उनको एक अच्छा पैसा भी दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने डस्टी रोड्स को पिक किया, बट वो उतना चला नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि एक सुपरस्टार है जिसको मैंने बहुत पहले देखा था, वो था हल्क होगन। और मेरे फादर ने ही उसका नाम दिया था हल्क होगन। होगन ने हमारी कंपनी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे फादर ने उसको ऑप्शन दिए थे कि यार या तो तू हमारे साथ काम कर ले या फिर तू अपनी पिक्चर कर ले, क्योंकि उस टाइम पे रॉकी 3 के लिए उसको काम करना था सिल्वर सैलून के साथ। तो उसने कहा था कि मैं पिक्चर कर रहा हूँ, तो मेरे फादर ने उसे ऑप्शन दिया था कि या तू यहाँ रह ले या वहाँ रह ले। तो उसने वहाँ जाना प्रेफर करा और वो मूवी काफ़ी हिट रही थी रॉकी, और क्योंकि इसमें हल्क होगन जैसे बंदे का नाम बन चुका था।
उसके बाद मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा कि मैंने तेरे लिए एक अच्छी स्टोरी यहाँ सोच रखी है, तो वो एग्री हो गया कि मिल के करते हैं ब्रदर। तो सबसे पहले मैंने एक करेक्टर पिक किया जो था आयरन शेक। उस टाइम पे आयरन और मतलब ये जो जापानी हो गई इनसे सब लोग नफरत करते थे, तो वो ईरान का था, तो वो अपना फ्लैग व्लैग लेके आता था और मैंने एक अच्छी खासी रिवाइवल बिल्ड करी कि यहाँ पे ये बंदा आ रहा है और अपने देश की बातें कर रहा है, अपना फ्लैग दिखा रहा है, जिससे अमेरिकन उस पर बू बू करते थे। उस वक्त के दौर पे ईरान और यूएसए के बीच में तगड़े ही जो हालात थे वो गर्मा गर्मी वाले चल रहे थे, तो इसका ही बेनिफिट उठाकर मैंने उसको आयरन शेक को चैंपियन बना डाला। और चैंपियन बनाने का रीज़न सिंपल था कि भाई अगर ये चैंपियन बनेगा तो उसको हरवाने के लिए भी हमें एक अपोनेंट रखना है और वो होगा हल्क होगन, अमेरिका का चेहरा। तो आयरन शेक को यहाँ पे बेल्ट जितवा दी जाती है एंड उसके बाद एक बंदा होगा जो चैलेंज करेगा, वो था हल्क होगन। और जब वो मैच रखा गया तो इतनी ज़्यादा ऑडियंस ने चीयर किया क्योंकि हर कोई होगन को सपोर्ट कर रहा था। एंड फाइनली जब होगन अपनी बेल्ट जीत लेते हैं तो उसके बाद जो लोगों की खुशी होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है और ऐसे सेलिब्रेशन में लोग आ के वहाँ पे होगन को बधाइयाँ दे रहे थे एंड ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा था। उसके बाद हमारी टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी एंड ये चीज़ मेरे फादर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने जाते जाते बोला कि तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट वो एक लास्ट टाइम था क्योंकि उसके अगले दिन उनकी डेथ हो गई थी एंड वो लास्ट चीज़ मुझे याद रहती है। और मैंने वहाँ पे बोला भी था कि वो मेरे फादर हैं, वो मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। फ्रेंड्स बताते हैं कि मुझे आगे जाके समझ में आ गया कि सैटेलाइट टेलीविज़न ही पूरा भविष्य है, तो मैंने उस पर काम करना शुरू करा। मैंने मार्केटिंग करनी शुरू करी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देख सकें और उसके लिए मैंने एक अच्छी खासी टीवी शोज़ करने शुरू कर दिए जहाँ पे हम सुपरस्टार्स को बुलाते थे और उनसे मज़े करवाते थे और ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। हर कोई गेस्ट हमारे शो पे आता था और मार धाड़ फाइट सब कुछ यहाँ पे होना शुरू हो जाता था। फिर मैंने देखा कि यार फीमेल डिवीज़न में एक सिंडी लूपर नाम की लड़की है जो एमटीवी शोज़ में काफ़ी हिट हो रही है, तो हमने वहाँ से एक आइडिया पिक किया कि क्यों ना हम रेसलिंग मैच कराएं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट होगी। तो ऐसा सोच मेरे माइंड में चल रहा था और हमने सिंडी लूपर को कास्ट कर दिया। सिंडी लूपर की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो हमने अपना रेसलर भेजकर वहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी करनी शुरू करी और जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई। और उसके बाद सिंडी लूपर भी हमारे साथ इस फैक्शन में जुड़ गई थी और सिंडी लूपर आती थी और सबके लड़कों की पिटाई भी कर देती थी। फिर हमने एक लड़की को देखा जिसका नाम है विंडी रिचर्ड्स और उसका मैच कराया मूला के साथ और ये मैच काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा था कि फैबुलस मूला 28 ईयर से अनडिफीटेड थी, मतलब बेल्ट ही शिफ्ट नहीं हुई थी। तो वो बेल्ट एकदम से स्विच होना और एकदम से रेसलमेनिया का मेरे दिमाग में पिक होना, ये सब मैच कर गया। और रेसलमेनिया के बारे में बताते हैं कि एक बार वो घूमने गए हुए थे तो उनके माइंड में आया कि क्यों ना हम एक ऐसी मतलब एनिवर्सरी करें जिससे हम रेसलमेनिया का नाम दें और इसमें एक बड़ी फाइट रखें। और ये चीज़ उन्होंने अपनी वाइफ से शेयर करी थी। उनकी वाइफ करी थी कि तुम वहाँ पे भी काम के बारे में सोच रहे हो। और उसके बाद रेसलमेनिया का आगाज़ हुआ जिसमें हमने बड़े बड़े सुपरस्टार बुलाए जैसे मोहम्मद अली और हमने यहाँ पे मिस्टर टी और हल्क होगन का टैग टीम मैच करवाया जिसमें हमने सामने का परमानेंट टीम रखी हुई थी। पूरे टीवी एक्टर्स वहाँ पे उसको कवर करने के लिए आए थे और यहाँ पे हमको एक चीज़ पता लग गई थी, ये वो लोग मजाक उड़ाने के लिए आए हैं जिसमें विंस मैकमैन ने ऐसी मजाक में बोला कि इसको पीट दो और एक रेसलर ने वाकई में उस एंकर के चाटा मार दिया और वो इतना ज़्यादा विवादित हो गया कि उसने बताया कि उसका कान सुन हो गया है और उसने इंटरव्यूज दे डाले कि ये लोग बहुत मार कुटाई करते हैं, जिससे हमें और टीआरपी मिल गई। और उसने बताया कि मेरे को तो बिल्कुल मतलब होश ही नहीं था उस टाइम पे। और फिर इसके बाद होगन भी जाता है और वहाँ पे वो एक बंदे को चोक लगा देता है और वो बंदा वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद और ज़्यादा विवादित हो जाता है और इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद जब हम अपनी रेसलमेनिया रखते हैं तो वाकई में वो मतलब बहुत यादगार पल हो जाता है क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद तो आपकी चीज़ हिट होनी ही है। पर उनको लग रहा था कि शायद यहाँ पे दिक्कत ना बन जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। जब रेसलमेनिया आई तो भाई उसने धूम मचा दी और सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग आए हुए थे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में और मिस्टर टी और हल्क होगन के ऊपर ही आए थे क्योंकि वो ही मैच सबसे टॉप पर था और यहाँ पे वो दोनों जीतते हैं एंड लोग बड़ी सेलिब्रेट करते हैं और उनसे वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। एंड ये एक पल जो आज भी रेसलमेनिया 1 का रिकॉर्ड है कि इस वक्त की हाईएस्ट पेइंग रेसलमेनिया एवर कह सकते हैं। उसके बाद भी विंस मैकमैन पे कई एलिगेशंस लगे, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उनके ऊपर स्कैंडल लगा, कैसे हल्क होगन ने उनके ऊपर बयान दिया। तो ये सारी चीज़ें आगे की वीडियोज़ में हमें मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा।